चुका है, तो ये चारों ओर से घेर भी रहा है और अपमानित भी कर रहा है बार बार। फिर प्रोफेसर साहब इसके आप उपाय सुझाएं कि इसलिए चीन जी को हम सामरिक दृष्टि से या राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से किस तरह युद्ध भी नहीं हो और हम उसको पराजित भी कर दें, तो उसके कोई उपाय आप सुझाएं विद्यार्थियों के लिए। तो शांति, भारत की शांति के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत के स्वाभिमान के लिए, भारत की समृद्धि के लिए, जी सर। चारों के लिए सुझाव तो है। और पहले सुझाव से ही मैंने शुरुआत की थी। एक सुझाव था कि तिब्बत की आज़ादी का हम समर्थन करें। दूसरा सुझाव है कि चूंकि तिब्बत का नेतृत्व खुद मान चुका है कि वह रहने के लिए इच्छुक है चीन के दबाव में, चाहे चीन के क्षेत्र में, और वह सिर्फ वास्तविक स्वायत्तता की मांग कर रहा है, रियल ऑटोनॉमी की। वो ऑटोनॉमी की मांग कर रहे हैं। अगर उन्हें वह वास्तविक स्वायत्तता मिल जाती है तो भी भारत का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ वैदेशिक नीति और सामरिक नीति, प्रतिरक्षा नीति चीन के अंदर होगी और सारे विषय तिब्बत के पास होंगे। तो तिब्बतियों के साथ जब सारे विषय आ जाएंगे तो भारत के पर्यावरण को, भारत की सुरक्षा को और भी किसी भी क्षेत्र में भारत को नुकसान नहीं होगा। तो अगर तिब्बत आज़ाद भी नहीं होता है तो तिब्बत की स्वायत्तता का हम समर्थन करें। और तीसरी बात कि अपने आप को स्वावलंबी बनाना होगा, क्योंकि अगर हम स्वावलंबी नहीं बनाएंगे तो ताकत बढ़ती जाएगी चीन की। और फिर दिनकर जी की बात आती है, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल। वेरी गुड। उसका क्या, जो विषहीन विनीत सरल हो। विषहीन तो जब दंतहीन तक हम विनीत लोग ऐसे बने रहेंगे, विषहीन दंतहीन और विनीत सरल बने रहेंगे, चीन हमें आंखें दिखाता रहेगा। नहीं, इसलिए अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहिए। आप कह रहे हो कि भाई शक्ति से काम लेना चाहिए। अभी मैं चेतन भगत, जो अपने अंग्रेजी के बहुत बड़े उपन्यासकार हैं, उनको पढ़ रहा था संपादकीय में, तो उन्होंने 2 सुझाव दिए हैं चीन को पराजित करने के लिए मानसिक रूप से। एक तो उन्होंने दिया है, 2 शब्द दिए, एक तो चेहरा जी, और एक दिया उन्होंने सामाजिक महत्वाकांक्षा, सामाजिक महत्व। यदि 2 चीज़ भारत चीन को प्रोवाइड कर दे, भारत चीन को 2 चीज़ दे दे, तो चेतन भगत से आप कहाँ तक सहमत हैं? उन्होंने चेहरे की व्याख्या इस तरह की है कि चीन का जो मतलब कैडर है, उस कैडर को भारत भी कहे कि हाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, इस तरह से चीन को उत्थान करे, भारत चीन की बात का समर्थन करे। दूसरा, चीन का जो सामाजिक महत्व की वो बात करते हैं, तो उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि चीन का जो इस समय इस कोविड-19 के समय में जो पतन हुआ है वैश्विक स्तर पर, उस पतन में जो अमेरिका यदि किसी तरह की हुटिंग करता है या अन्य देश करते हैं, तो उसके साथ भारत उसकी हिमायती बनकर आए। कुछ भारत भी ऐसा कहे कि नहीं नहीं, चीन का कोई दोष नहीं है, या चीन की जो रक्षात्मक प्रणाली है, चीन की जो चिकित्सा पद्धति में जो सहयोग दे रहा है विश्व के लिए चीन, तो उसकी बढ़ाई भारत बीच बीच में करता रहे। तो इस तरह से वो 2 चीज़ चाहते हैं। चीन के लोग बहुत महत्वाकांक्षी हैं और बड़े देशभक्त हैं। इसलिए चीन की यदि इस कूटनीति से हल किया जाए, जो चेतन भगत जी बता रहे हैं, जो मैंने पढ़ा है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने यह बात कही, आपने जो सुझाव दिए चेतन भगत जी के माध्यम से, जी सर, कि उसको इज्जत दी जाए, सामाजिक इज्जत दी जाए, और उसको चेहरा आपने बचाने के लिए कोई आपने हाँ, कहा, हाँ, तो वह मैं पहले बता चुका हूँ जब मैंने स्वाभिमान की बात की। अच्छा सर। कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की रक्षा, भारत के स्वाभिमान की रक्षा। तो भारत के स्वाभिमान की रक्षा यदि होती है तो उसमें चीन के भी स्वाभिमान की रक्षा होती है। कैसे? वो क्योंकि कैसे? दोनों की दोनों पारंपरिक और बड़ी प्राचीन संस्कृतियाँ हैं। अच्छा। और भारत की जो परंपरा है सांस्कृतिक, वह चीन तक पहुंची है, और वहाँ की जो परंपरा है वह भी भारत पहुंची हुई है। तो दोनों के स्वाभिमान की सुरक्षा इसमें है कि दोनों एक दूसरे की इज्जत करें, दोनों एक दूसरे को, कोई भी दोनों में से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश मत करें। नहीं करे, यही बात। भारत ने सही है। जब चीन के किसी इलाके पर कभी कब्जा नहीं किया, भारत ने जब चीन विरोधी रूप में कभी गतिविधि नहीं की, घेराबंदी नहीं की, तो चीन को यह सुझाव देते अगर चेतन भगत तो बहुत अच्छा होता कि चीन भारत की घेराबंदी मत करे, भारत को अपमानित करने की कोशिश नहीं करे, सुरक्षा परिषद में मेंबर बनाने में सहयोग करे, भारत में जो वांछित कुख्यात आतंककारी हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय आतंककारी घोषित करने में मदद करे। तब लगता है कि चेतन भगत जी ने काफ़ी सोच समझ करके सलाह दी है। सर, जैसे आप कह रहे थे भाई चीन से हम डायरेक्टली जो युद्ध करें
अभी ये टॉपिक चल रहा है, तो उसमें डायरेक्ट युद्ध में तो हमारी सेना से उनकी दुगनी सेना है, उनका रक्षा बजट है जो 5 गुना है हमसे, और उनकी जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो हिमालय के ढलान से प्रारंभ होती है, हिमालय के ढलान से चढ़ जाते हैं, तो हमारी परिस्थितियाँ भिन्न हैं। यद्यपि हमारी सेना बहादुर है, हमारा देश बहादुरों का देश है, साहसी फौज है हमारे पास, लेकिन संख्यात्मक रूप से हमारी फौज बहुत कम है उनसे, और जो उनका बजट है वो भी कम है। आर्थिक रूप से जो वृद्धि दर चीन ने विगत 10 सालों में अर्जित की है वो हम 50 साल से नहीं कर पा रहे हैं, तो आर्थिक रूप से भी हम कमज़ोर हैं। तो मेरा कहना ये है प्रोफेसर साहब, जब इस बिंदु पर चर्चा हो रही है तो क्या हम युद्ध के लिए तैयार हैं? युद्ध हो, बाई चांस युद्ध हो जाए तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या युद्ध होना चाहिए? आपने इस मामले में भी चेतन भगत का नाम लिया। जी सर। और यह बताने की कोशिश की कि चीन की तुलना में भारत की सामरिक तैयारी कम है और ऐसे में भारत को युद्ध नहीं करना चाहिए, कोई और तरीका निकालना चाहिए। और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह सर्वमान्य सिद्धांत है जी कि जो शांतिपूर्ण उपाय है विवादों के निपटारे के, सबसे पहले उन्हें अपनाया जाए, बाद में बाध्यकारी उपाय अपनाए जाए, और कोई उपाय नहीं बचे तो अंतिम जो बाध्यकारी है वह युद्ध है, उस तरीके को अपनाया जाए। जहाँ तक मेरी अपनी जानकारी है, भारत न तो युद्ध की तैयारी कर रहा है चीन के विरुद्ध इस समय सीमा पर, और न युद्ध करने की सोच भी रहा है, वो अन्य उपाय, कूटनीतिक उपाय वह कर रहा है। और दोनों सेनाओं के बीच, यानी चीन की सेना के जो अधिकारी हैं, भारत की सेना के जो अधिकारी हैं, वे आपस में सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए भारत को यह कोशिश नहीं करनी है कि युद्ध नहीं करे। चेतन भगत जैसे लोग, विद्वान लोग, वे लोग चीन को सलाह दें कि भारत जब यहाँ पर कह रहा है कि हमारी सीमा को खाली करो, सीमा पर नहीं रहो, तो जो आक्रामक है उसे सलाह दिया जाना चाहिए। फिर वो सर आप, मैं या चेतन भगत या अन्य कोई विद्वान साथी चीन को सलाह दे भी दें तो क्या चीन उन सलाहों को मानने के लिए बाध्य है? हम तो हमारे ही देश के लिए सलाह दे सकते हैं ना, हमारी सरकार के लिए सलाह दे सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ के नागरिक हैं। एक देशभक्त होने के नाते, यहाँ के नागरिक होने के नाते, भारतीय होने के नाते हम भारतवर्ष की ही सोच सकते हैं, दूसरा हमारी सलाह मानेगा क्यों? नहीं, चेतन भगत जी ठीक है, भारतीय नागरिक हैं, भारतीय हैं, लेकिन वे एक साहित्यकार होने के चलते बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। चीन में भी उनका सम्मान है। चीन में भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो भारतीय साहित्य को, साहित्यकार को काफ़ी सम्मान देता है, तो उनकी अपील का असर चीन पर भी पड़ेगा। अच्छा। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि चेतन भगत जो लिखते हैं, वो चेतन भगत जैसे जो लोग भी लिखने पढ़ने वाले चीन के लिए भी लिखें, छवि है, वे चीन से भी अपील करें, चीन को बताएं कि वह युद्ध का माहौल पैदा न करे। भारत में वैसी तैयारी नहीं है, चीन की तुलना में कम है, हमारी जीडीपी भी कम है भारत में, तो भारत के हित में यह है कि हम शांतिपूर्ण उपायों पर सारे उपाय कर रहे हैं, सारे अपना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि तात्कालिक रूप से, दीर्घकालिक तो नहीं, तात्कालिक रूप से सीमा पर शांति हो जाएगी शांतिपूर्ण उपायों से, लेकिन दीर्घकालिक नीति यह कहती है जी कि हम सिर्फ शास्त्र की बात नहीं करें, शस्त्र की भी तैयारी करें। अच्छा। वेद और बाण दोनों की बातें करने की बात इस भारत भूमि पर कही गई है। इसलिए चीन के साथ जब आप हम समकक्ष होकर के बात करेंगे तो सामरिक दृष्टि से भी अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे चीन कर रहा है। अपनी सुरक्षा का अधिकार भारत को भी है, अपनी एकता अखंडता की सुरक्षा का। जब समान स्तर पर आएंगे तभी दोनों के देशों के बीच समानता के आधार पर बातचीत हो सकती है और शांतिपूर्ण माहौल कायम रह सकता है। धन्यवाद सर।